जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे, हम बात कर रहे थे कालाबाग डैम के हवाले से। आइए गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा मुझे कि इस डैम से हम कितने मेगावाट बिजली हासिल कर सकते हैं और उसको कितने अरसे तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ये देखिए जी, इससे हमें 3600 मेगावाट बिजली जो है वो मुयसर होगी। और इस डैम, ये मैं कहता हूँ कि ये डैम एक ऐसा अल्लाह ताला ने खुद बखुद उसकी जगह बनाई हुई है कि इस डैम की लाइफ बाकी जितने भी डैम बनने हैं उन सबसे ज्यादा होगी। एक अंदाजे के मुताबिक शायद ये 200 साल तक इस डैम की जो है वो जिंदगी होगी। और प्लस ये है कि ये डैम जो है इसने एडिशनल स्टोरेज जो है वो नहीं करनी, बल्कि ये अब एक रिप्लेसमेंट डैम होगा हमारे तरबेला और मंगला का, क्योंकि वो उनके यहाँ सिल्टिंग बहुत स्पीड से हो रही है, यानी कि मिट्टी उसमें भर रही है, पानी की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कम हो रही है। और इसकी जो है सिल्टिंग वो भी इनके मुकाबले में बहुत कम होगी। लिहाजा ये एक ऐसा डैम होगा कि जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा होगी। एक नेचुरल लोकेशन ऐसी है कि उसमें वो सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम भी है। तो उसको मतलब जो बिजली पैदा हो रही है या उससे हम कम से कम 200 साल तक मुस्तफीद हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे सस्ती बिजली यही से ही हमें मिल सकती है। सर, अगला सवाल मेरा है कि आप सीनियर नायब सदर भी रहे हैं चैम्बर के, तो आपका बहुत दफ़ा हमसाया ममालिक में आना जाना हुआ, खासतौर पे इंडिया में। तो वहाँ पे आपने भी देखा होगा कि छोटे बड़े बेशुमार डैम में, तो हम अगर चलें बड़े नहीं बना सकते कि छोटे छोटे डैम तो बना सकते हैं, तो इस तरफ कभी हुकूमत का ख्याल क्यों नहीं आया या इस तरफ कभी क्यों नहीं सोचा गया? देखिए जी बाबल, छोटे डैम बड़े डैम की रिप्लेसमेंट नहीं होते। पहली बात मैं आपको बताऊं, जो बड़ा डैम है वही हमारी सर्वाइवल है। छोटे डैम जो है वो तो बिल्कुल, उनके ऊपर भी जरूर हमें जहां जहां भी मैंने जैसे कहा कि साइट्स अवेलेबल हैं वहां उनके ऊपर हमें जरूर काम करना चाहिए। लेकिन ये जो है बड़े डैम, ये हमारे हमसाया ममालिक, हमारा हमसाया मुल्क जो है वहां पर वो, जैसे मैंने पहले बताया था कि क्योंकि वो हमारा जो हक है पानी का उसको ऊपर वो गासबाना कब्जा कर रहा है, और उस अपने कब्जे को जस्टिफाई करने के लिए उसने हमारे मुल्क में डैमों की तामीर को हमारे ही मुल्क के लोगों के हाथों रुकवाया हुआ है। लिहाजा ये जो है, अब आप उनका देखें कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ऑर्डर किया है कि वो दरियाओं को आपस में कनेक्ट करने का जो 120 अरब डॉलर का जो प्रोजेक्ट है इंडिया का, उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म जारी किया है। तो मैं यहाँ पर भी अपने मुल्क में भी अपनी सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश करता हूँ कि खुदारा ये भी एक मुल्क की बका के लिए इंतहाई अहम मंसूबा है। आप इसमें इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे केसेस पड़े हुए हैं पेंडिंग, उनको भी उसी तरह ये अर्जेंट बेसिस के ऊपर ऐसा इशू है कि इस पे अदलिया को भी अपना रोल प्ले अदलिया को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए और इसके ऊपर हुकूमत को वो हुक्मनामा जारी करें कि ये जो है इस डैम के ऊपर फौरी तौर पर काम किया जाए। मैं कहता हूं कि ये डैम जो है इसके ऊपर जिस किसी को भी एतराज है वो सिर्फ सियासी एतराज है, इसके ऊपर फन्नी तौर पर किसी को कोई एतराज नहीं है। और ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके ऊपर हमेशा टेक्निकली इनकी वायबिलिटी और वो सारा कुछ देखा जाना चाहिए। ये मुल्क जो है ये अब इस चीज का ज्यादा देर मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि यहां पर हम ऐसे मंसूबे जो हैं इनको मजीद डिले करें और हम तेल से बिजली जो है वो बनाते रहें। तेल की बिजली हमें आज 30 रुपए यूनिट है, कल इसने 40 रुपए हो जाना है। और ये हाइडल बिजली जो है डैमों की, ये हमें आज भी 1 रुपए कम से कॉस्ट करेगी। और आप सोचें कि गरीब आदमी की जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली, इनकलाब आएगा अगर उसको बिजली की कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी। तो ये सिर्फ बिजली ही नहीं कम होगी बल्कि उसके लिए हर चीज जो है एक ऐसे मुनासिब कीमतों में उसको मुयसर हो जाएगी, क्योंकि हर चीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर इस डैम का इम्पैक्ट आना है।
अच्छा सर, जिस तरह से इंडिया में मैंने जिक्र किया था कि छोटे बड़े डैम बन रहे हैं, वहां पे हालांकि रियासतें और सूबे देखा जाए तो हमारे मुल्क के मुकाबले में कहीं ज्यादा हैं, तो वहां पे कभी इस तरह के इख्तिलाफात सुनने में नहीं आए कि जी उनको एतराज है, फलां इलाके को एतराज है, फलां सूबे को इस बात के ऊपर एतराज है, जबकि हमारे यहाँ मीडिया में भी काफी ये बात आई कि सूबों को भी एतराज था इस चीज के ऊपर, तो इस बारे में आप क्या? देखिए जी, मैं कहता हूं कि वहां पर जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, वो सारे नेशनलिस्ट हैं। जहां पर उनके मुल्क का मुफाद होता है उसके ऊपर वो सब इकट्ठे होते हैं। जहां पर उनको पता हो कि इससे हमारे मुल्क को बेनिफिट होगा, उसके ऊपर वो कोई शख्स वहां पर एतराज नहीं करता। हमारे मुल्क में भी मैं ये कहता हूं कि हमारे सियासतदान, हमारे लोग बहुत ही मुहिब्बे वतन हैं, सिवाय उन चंद एक के जिनको बकौल शमसुल मुल्क, इंजीनियर शमसुल मुल्क, जो सूबा सरहद के साबक वजीर आला और वापडा के साबक चेयरमैन भी रहे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि ये इंडिया जो है पाकिस्तान में काला बाग डैम की तामीर रुकवाने के लिए 15 अरब रुपया साल का खर्च कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, 2004 में इंडिया के रिटायर्ड आर्मी चीफ जो है उसने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर रोल बैक करवाना है तो इसको काला बाग डैम की तामीर से रोक लिया जाए, तो ये बिल्कुल खुश्कसाली का शिकार होगा, रोटी मांगने के लिए भी हमारे पास आएगा, फिर हम अपनी कंडीशन के ऊपर इसको रोटी देंगे और इससे हम अपना ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको रोल बैक करवाने में कामयाब हो जाएंगे। मतलब गुलाम बनाने की साजिश जो है वो की गई कि ये इनको इतना मजबूर कर दिया जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें आज भी होश के नाखून लेने चाहिए। हमारे जो लोग हैं जिनको ये अगर वो फाइनेंसिंग मिल रही है कहीं बाहर से एंटी काला बाग के लिए, तो हुकूमत को चाहिए कि वो उनकी कीमत उससे ज्यादा लगाए और उनको प्रो काला बाग के ऊपर जो है वो कायल करे और इसके ऊपर काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। और मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आपने बहुत खिदमत कर ली अपने मौसनों की, जिनके लिए आप एंटी काला बाग जो है वो लॉबी चला रहे हैं, अब इस मुल्क की भी कुछ खिदमत करें, ना करें इस मुल्क की, लेकिन इस मुल्क के गरीब आवाम की, उनके बच्चों की रोटी का तो जो है वो उनके पीछे तो ना पड़ जाएं। मतलब जो इसके बगैर रोटी भी नहीं मिल सकेगी। जो अक्सरियत है आवाम की वो तो गरीब लोग हैं, मतलब उनका रोजगार भी सारा ज़राअत से ही वाबस्ता होता है, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात का बाइस बन रही है ये चीजें। अच्छा, दूसरा सर आप बताइएगा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में भी ऐलान किया गया था कि ये मनसूबा जो है करीब बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी। जब भी हुकूमत आती है ऐलान होते हैं, लेकिन उसके इलेक्ट होने के कुछ अरसे बाद वो चीजें जो है वो पीछे बैकअप में चली जाती है। बिल्कुल, देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ कि मैं जब वो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ उन्होंने ईवान सदर में जो प्रोग्राम शुरू किया था उसमें भी मैंने गया था और मैंने वहाँ पर भी उनसे ये सवाल किया था कि जी इस कौम को आपसे बड़ी उम्मीद थी कि आप ये डैम जो है ये बनाएंगे, और आज ये कौम ये सोच रही है कि इन्होंने अपने ये वाले 8 साल भी ज़ाया कर दिए, तो उसके लिए भी उन्होंने फिर वो लंबी चौड़ी तकरीर की जी कि हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं। ऑल्दो कि शायद वो बनाना भी चाहते हों, लेकिन हमारे ही मुल्क की कुछ सियासी पार्टियों ने उसके ऊपर उनको ऐसा प्रेशर डाला कि वो भी ये काम करने से रुक गए, और फिर उन पार्टियों ने बाआवाज़ बुलंद ये भी कहा कि हमने वो काम कर दिया है जो रुस्तम ज़मान भी शायद ना कर सकता। तो लिहाजा ये मैं ये समझता हूँ कि इसमें हम सबको मिलकर इस मुल्क की बका, इस मुल्क की जो है लोगों की रोजगार, इस मुल्क के लोगों के बच्चों, लोगों के रोटी के लिए ये हमें आज इसके ऊपर अमल दरामद करना है, तो इसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं। ठीक सर, काला डैम का तो मंसूबा रहा एक तरफ, अगर देखा जाए दूसरे जो हमारे पास इस वक्त डैम मौजूद हैं उनमें भी रेत की सतह इस कदर बुलंद हो रही है कि वहां पे आने वाले चंद सालों में खर्चा है कि जो डेड लेवल तक ना वो चला जाए। जी बिल्कुल, इस बारे में ये मैंने पहले बताया कि ये उनमें तो बहुत तेजी से सिल्टिंग यानी कि मट्टी भर रही है, उनकी पानी स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो कम हो रही है, वो बिजली भी शायद सिर्फ उन दिनों में ही आप पैदा कर सका करेंगे, कुछ अरसे के बाद जब बारिशें हुआ करेंगी पीछे से पानी आएगा, वो पानी उन टरबाइन में से गुजरेगा तो बिजली बनाएगा, लेकिन स्टोर नहीं हो सका करेगा। जैसा कि वारसक डैम आप देख लेना, वो सारा सिल्ट हो चुका हुआ है, अब उसी वक्त ही उसमें से बिजली थोड़ी बहुत बनती है,
जब वो बारिशें होती हैं, पानी आता है पीछे से, तो वो उसमें से टरबाइन में से मतलब उनकी सफाई का कोई प्रॉपर सफाई का जो है वो मतलब है, इट इज़ ए वेरी वेरी एक्सपेंसिव वेंचर। तो ये कालाबाग जो डैम है या बाकी डैम है हमारे पास, मैं बताऊं कि इस मुल्क में सिर्फ हाइडल बिजली पैदा करने के, यानी कि सस्ती बिजली पैदा करने के, एक सर्वे के मुताबिक 1,00,000 मेगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन यही बात हम पिछले मेरे ख्याल में 30 सालों से सुनते आ रहे हैं, और मैं कहता हूं, हाथ बांध के कहता हूं कि खुदारा हमें तो इस वक्त 20,000 मेगावाट की जरूरत है, वो तो बनाओ यार। ये 1,00,000 यूनिट तो जब भी मेगावाट जब बनेंगे, लेकिन अगर हम अपने सारे मंसूबों के ऊपर साइमल्टेनियसली काम शुरू कर दें, देखो जी मुंडा डैम है, खोड़ी डैम है, कालाबाग डैम है, सतपारा डैम है, और इसकी बहुत सारी साइट्स हैं जिनके ऊपर काम करके हम इतनी सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। और वो सस्ती बिजली हम अपनी एग्रीकल्चर को दें, अपनी इंडस्ट्री को दें, अपनी रेलवे जो है उसको, पाकिस्तान की रेलवे एक यूनिक फिनोमिना है कि राइट फ्रॉम पिशावर अप टू कराची वो जो है हमारी रेलवे लाइन, और इतना बड़ा फ्लैट पीस ऑफ लैंड, उसके ऊपर हम अपनी सारी रेलवे को बिजली के ऊपर चलाएं। हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी, सारी कार्गो हमारा जो है उस ट्रेन के ऊपर जाए आएगा। ये हमारी सड़कें जो हैं इनकी टूट फूट जो है ट्रकों की वजह से वो बहुत कम हो जाएगी। हमारे जो है लोगों को घरों में जो बिजली का यूनिट इस वक्त 15 रुपए वापडा दे रही है, इस वक्त क्राइसिस क्या है, 15 रुपए यूनिट वापडा लोगों को बिजली दे रही है। लोग 15 रुपए यूनिट भी खरीदने के अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वापडा 15 रुपए यूनिट देकर भी नुकसान कर रही है, इसलिए कि उसको बिजली जो तेल से पैदा कर रही है वो इससे भी महंगी पड़ती है। इसीलिए ये हमारा सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी सर्कुलर डेट है उसको हमें क्लियर करना चाहिए। अगर 400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है तो हम अपने जीडीपी का कई 400 अरब रुपए का हर साल नुकसान कर रहे हैं। प्लस ये कि उसकी वजह से हम इस मुल्क में इतना फॉरेन एक्सचेंज जाया कर रहे हैं कि जो यूनिट लगे हुए हैं बड़े, वो अगर तेल से ही बिजली पैदा करते हैं तो उनकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि उनकी बिजली जो है उनको डीजल की या फर्नेस ऑयल की कंजम्पशन कम होती है, बजाय इसके कि लोग इंडस्ट्री में छोटे छोटे 100-100, 500-500 मेगावाट के जनरेटर चलाकर, लोग घरों में 5-5, 6-6 मेगावाट के जनरेटर लगाकर बिजली जो पैदा कर रहे हैं, दे आर हाईली इनएफिशिएंट। वो बिजली हो सकता है हम बहुत सस्ती पैदा कर रहे हैं, अगर हम उन जो है आईपीपीज को पेमेंट कर दें तो ये हमारा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज जो हम तेल की इंपोर्ट के ऊपर खर्च कर रहे हैं वो हम उसको बचा सकते हैं। और देखिए जनरेटर को इस्तेमाल करने से आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है, आलूदगी में इजाफा अलग हो रहा है, फिर उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो अलग है, वो भी सारा फॉरेन एक्सचेंज है। फिर उसको चलाने के लिए मुस्तकिल फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हम जाया कर रहे हैं तेल इंपोर्ट करके उसकी शक्ल। ठीक, इस वक्त फैसलाबाद की सारी इंडस्ट्री ठप हुई पड़ी है, ये गैस की लोड शेडिंग की वजह से और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से, मतलब हमारा ज़र मुबादला बिल्कुल रुका हुआ है। तो क्या कभी ताजरों ने इस हवाले से कभी कोई हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं की? हालांकि वो एक ताकत की हैसियत रखते हैं, वो टैक्स पेयर हैं बहुत बड़े, उन्होंने कभी आवाज उठाई से? देखिए जी, ताजर तो जो है ये इस मुल्क में इस वक्त एक यूनिक फिनोमिना है कि आजर और अजीर दोनों मिलकर एहतजाज कर रहे हैं कि ये बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ। यही है ना कि भाई इससे ही हमें सबक सीखना चाहिए कि भाई ये जो एहतजाज हो रहा है इसीलिए हो रहा है कि बिजली नहीं है। इस वक्त तो लोग जो है उनकी हालत ये है कि बेचारा मजदूर जो है वो सुबह किराया खर्च करके फैक्ट्री पर पहुंचता है और फिर फैक्ट्री पर पहुंचकर उसको पता लगता है जी आज बिजली नहीं है, लिहाजा फैक्ट्री नहीं चल रही, उसको रोज की जो दिहाड़ी है वो नहीं मिलनी, और वो फिर उसके पास वापसी का किराया भी नहीं होता कि वो घर जा सके, क्योंकि उसने दिहाड़ी लगानी होती है और फिर वहां से पैसे लेकर उसने किराया भी खर्च करके घर जाना होता है और बच्चों के लिए रोटी भी लेकर जानी होती है। तो वो तो बेचारा घर वापस जाने जोगा ही नहीं होता।